हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप लोग किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप नचिटेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हिस्ट्री की फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। अभी हमारा मध्यकालीन भारत जो है, भारतीय इतिहास, उसकी क्लास चल रही है। ऐसा नहीं कि ये पहली क्लास है, इससे पहले मैंने आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में, पूरा जो 5 डायनेस्टी थी उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, ताकि अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए तो आप लोग कहीं फंसे नहीं। और दूसरी बात यह है कि अब आपका मुगल एम्पायर चल रहा है। मुगल एम्पायर में अब तक हम लोगों ने बाबर, हुमायूं और इसके अलावा शेर शाह सूरी का जो काल था उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। तो आज हम चलते हैं आगे और आज हम ऐसे शासक को जानने वाले हैं जो कि मुगल के इतिहास में जो सबसे महान जो शासक हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ना सिर्फ मुगल इतिहास में, बल्कि आपको मालूम है कि भारत में 2 ऐसे राजा हुए हैं जिनके आगे ग्रेट लगाया जाता है, महान लगाया जाता है। एक अशोका द महान और दूसरा अकबर द ग्रेट। तो आज हम अकबर द ग्रेट के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन को जानेंगे, उनके साम्राज्य विस्तार को जानेंगे, उनकी क्या ऐसी पॉलिसीज थी जिसने बहुत अलग किया, और किस तरह से उनकी धार्मिक नीति जिस तरह की मिला जुला की चलने की थी, उसने किस तरह से एक बड़े मुगल एम्पायर को खड़ा किया। तो आज बने रहिए आप इस क्लास में और हम जानते हैं अकबर के बारे में। देखिए, अकबर एंड द राइज ऑफ मुगल एम्पायर। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बाबर जो था, बाबर का आपने देखा 1526 में जब पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है और उसके बाद उसने कई सारे युद्ध किए, और युद्ध करने के बाद 29 में ही हमने देखा स्टूडेंट की घाघरा के युद्ध के बाद जब उसे भारत की सत्ता मिलती है तो उसके 1 साल के बाद ही 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पास इतना पर्याप्त समय नहीं हो पाता है कि वो मुगल एम्पायर को एक स्पष्ट जो है रूपरेखा या खाका दे सके। लेकिन इसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी होता है यानी कि हुमायूं, जब हुमायूं शासक बनता है तो बाबर के द्वारा छोड़ी गई उसकी खुद की वसीयत की अपने भाइयों के बीच में क्या करे, साम्राज्य का बंटवारा करे, एक चुनौती जो है वो पेश करती है। और दूसरी ये बात थी कि उस समय हुमायूं को अफगान भी थे और राजपूत भी थे, उन सभी से भी उसको लड़ना पड़ा। और कारण ये हुआ, उसका परिणाम ये होता है कि हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हारना पड़ता है और उसे यहाँ से निर्वासित कर जिंदगी बितानी पड़ती है, बाहर भारत से जाना पड़ता है। शेर शाह सूरी का शासन भारत में स्थापित होता है। तो इस तरह हम देखते हैं ना ही बाबर और ना ही हुमायूं, इन दोनों के पास इतना समय भी नहीं था और ना ही ऐसी परिस्थितियां थी कि वह जो है एक मजबूत मुगल साम्राज्य को खड़ा कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि एक बड़ा जो है क्या कहते हैं, एक स्पष्ट खाका किस तरह से मुगल एम्पायर होगा, किस तरह उनकी सेना होगी, किस तरह से उनकी आर्थिक गतिविधियां होंगी, किस तरह उनका लगान का सिस्टम होगा, किस तरह से उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मामला होगा। इन सभी चीजों पे उनके पास इतना समय ही नहीं था। लेकिन ये समय मिलता है किसे? ये समय मिलता है अकबर महान को। अगर आप देखें तो अकबर का जो शासन है, एक लंबे समय तक वह भारत का शासक रहता है और इस दौरान उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जो बिल्कुल नए थे भारत के संदर्भ में। और दूसरी बात यह है कि उसने जो है स्पष्ट नीतियां अपनाई। तो जो उसने नीतियां अपनाई, जैसे मनसबदारी हो गया और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लगान के मामले में या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उसने उसका क्या योगदान रहा, इन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। मगर फिलहाल अकबर के बारे में हम आज मूलभूत बातें जानेंगे। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि अकबर जो है, जिसको कितना पर्याप्त समय मिल रहा है मुगल साम्राज्य को मजबूती से खड़ा करने का, तो वह इसमें जो है कोई कसर भी नहीं छोड़ेगा। 1542 में इसका जन्म हुआ अकबर का, और हम देखते हैं 1605 तक अकबर जीवित रहता है, यानी एक लंबे समय अवधि तक अकबर जीवित रहता है। तो हम देखेंगे क्या इसका है। आपको बता दें कि जब हुमायूं निर्वासित जिंदगी बिता रहा था भारत से, जब उसे शेर शाह सूरी ने खदेड़ दिया था और हुमायूं निर्वासित जिंदगी बिता रहा था अफगानिस्तान और काबुल की तरफ में, उसी समय हम देखते हैं अकबर का जन्म जो है अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इसके जन्म का नाम क्या था स्टूडेंट? इसके जन्म का नाम था बदरुद्दीन। बहुत कम लोग जानते हैं इसके जन्म का नाम क्या है, बदरुद्दीन है स्टूडेंट। और हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि हुमायूं के पिता यानी कि बाबर ने हुमायूं को
एक विल दिया था, यानी कि अपनी ख्वाहिश पेश की थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का बंटवारा जो अपने भाइयों में करना, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी साबित होती है। और बाद में हुमायूं के जाने के बाद बाबर के जाने के बाद हुमायूं को अपने भाइयों से इन्वॉल्व भी होना पड़ता है लड़ाई में। तो हम देखते हैं अकबर के जो जन्म हुआ उसका प्रारंभिक 3 वर्ष असगरी जो है उसका भाई था हुमायूं का, यानी अपने चाचा के पास बीतता है स्टूडेंट। क्यों बीतता है? क्योंकि हुमायूं तो निर्वासित जीवन जी रहा है, वो लड़ाई करे या फिर अकबर को देखेगा, तो हुमायूं ने अपने भाई के पास रख दिया था। अगर हम बात करें तो अकबर जो है बाल्यकाल में ही, जब वो छोटा था, बहुत छोटा नहीं, देखिए मैंने आपको बताया था कि बाबर 11-12 साल की उम्र में क्या हो गया था, फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। अकबर भी बहुत छोटा था उस समय, मेरे ख्याल से 12 साल 13 साल का रहा होगा। उस समय ये गजनी और लाहौर का सूबेदार था। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो इस समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। अकबर का राज अभिषेक जो है वह है बैरम खान। इस नाम को आप लोग जानते भी होंगे। अच्छी बात यह है कि मेरे पास बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, कुछ नाम तो आप जानते ही हैं, भले फिल्म के माध्यम से जाने मगर आप जानते हैं। बैरम खान, महामंगा, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। बहुत एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हाँ करीब तो आप हैं ही उनके। तो हम देखते हैं कि अकबर के राजाभिषेक में या फिर उसको आगे बढ़ाने में बैरम खान का बहुत बड़ा हाथ रहता है स्टूडेंट। ये बैरम खां की देख रेख में ही पंजाब के गुरुदासपुर में, यहाँ पे एक कालनौर नामक स्थान है, वहीं पर 14 फरवरी 1550 को मिर्जा अबुल कासिम, ये कौन है, मिर्जा अबुल कासिम, इन्होंने अकबर का राज्याभिषेक किया था। शासक बनने के बाद 1556 से 60 तक अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में रहा। क्यों रहा? आप देखिए इसका जन्म कब हुआ? 1542 में हुआ है, और 42 से 52 कितना हो गया? 10 साल हो गया, और 10 साल और इधर लगभग 16 साल का लड़का है। तो इसका संरक्षक में किसके था? बैरम खां के संरक्षण में था। 56 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील यानी कि वजीर, जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, वो नियुक्त किया और इसे खाने खाना की उपाधि भी दी। वास्तव में अगर हम बात करें तो अकबर की शुरुआत की स्थिति को मजबूत करने में इस शख्स का, बैरम खां का, बहुत बड़ा हाथ है, जो कि माना जाता है कि फारस के शिया संप्रदाय से ताल्लुक रखता था। बाद में बैरम खां और अकबर के बीच में भी मतभेद हो जाता है और बैरम खां को अकबर जो है यहाँ से चले जाने की अनुमति देता है। जब वह जा रहा होता है तो गुजरात में ही कुछ अफगान कबीले थे, उन्होंने उस पर अटैक किया और उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से बैरम खां का चैप्टर ख़त्म हुआ। लेकिन बैरम खां की वाइफ थी सलीमा बानो और उनका बेटा था अब्दुल रहीम। अकबर ने अब्दुल रहीम को गोद ले लिया और सलीमा बानो से शादी कर ली बाद में। और उन्हीं मतलब एक क्या हुआ, एक शासक का बेटा हो गया ना अब्दुल रहीम, और उन्हीं के संरक्षण में यानी उसी फैमिली के देख रेख में अब्दुल रहीम बड़े हुए और उन्हें खाने खाना तक की उपाधि दी गई थी स्टूडेंट। और आपको बता दूं अब्दुल रहीम जो है, जिस तरह से हम लोग कबीर जी को जानते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखते थे और बहुत अच्छी मतलब इसी तरह के दोहे अब्दुल रहीम भी लिखते थे। तो ये उनकी स्टोरी थी स्टूडेंट। अब हम बात करें, हम देखते हैं कि जब 1556 में अकबर बादशाह बना तो उसके सामने सबसे पहला जो चुनौती पेश हुआ वह कौन था स्टूडेंट? यह था मोहम्मद आदिल शाह सूर के द्वारा उपस्थित किया गया। और ये जो मोहम्मद आदिल शाह सूर जो है, इसका वजीर था कौन? हेमू, यह इसका यानी सेनापति आप कह लीजिए। और दिल्ली पर इसी ने अपना अधिकार कर लिया था और खुद को स्वतंत्र घोषित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। विक्रमादित्य जो, अगर आप एंशंट इंडिया देखेंगे, एंशंट इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये विक्रमादित्य का टाइटल दिखेगा। अगर हम बात करें हेमू के बारे में तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यह भारत का 14वां शासक था स्टूडेंट, 14वां शासक था अकबर। और हम देखते हैं 5 नवंबर 1556 को अकबर के वकील, ये वकील कौन हुए? संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर के बीच में क्या होती है? पानीपत की लड़ाई होती है। और इसमें जो है पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था इसे अकबर जीत जाता है। इसके बारे में डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना है जबकि अकबर की पराजय एक दैवीय संयोग था।
तो इस तरह से पानीपत का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद अकबर के पास भारत की फुल फ्लैश मतलब पूरी की पूरी सत्ता जो है वो मिलती है। भारत का निर्विवाद जो है अकबर सम्राट बनता है। अकबर ने अपने शुरुआत के दिनों में, क्योंकि अकबर की उम्र कम थी और आपने देखा कि किस तरह से बैरम खान जो था उसका संरक्षक था। बाद में एक चीज़ याद रखिए कि उनकी माताएं होती थी, माता के अलावा भी बहुत सारी फीमेल होती थी। हरम जो होता था, एक सेंटेंस आप सुने होंगे, हरम, ये घर होता था इसमें, जिसमें राजशाही परिवार की जो स्त्रियां होती हैं, परिवार की स्त्री हो गए, बच्चे हो गए, ये सब रहते थे। और इसे बहुत अच्छे से इसका मैनेजमेंट होता था स्टूडेंट। इसमें जो बहुत अलग अलग बच्चे होते थे, हर मतलब जो भी इस खानदान से, मुगल खानदान से उनके बच्चे होंगे, उनका पालन पोषण होता था। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी दासियां भी होती थी। तो इस तरह से अकबर की भी एक धया थी जिनका नाम था महामंगा। तो शुरुआत के दिनों में माना जाता है कि अकबर 1562 तक जो है वो कहीं ना कहीं पर्दा शासन के पीछे छुपा रहा, क्योंकि उसकी जो धया माँ थी जिसने उसे पाला पोसा था, उनका बहुत इन्फ्लुएंस था। वो एक तरह से प्रधानमंत्री थी और उनका बहुत इन्फ्लुएंस था शासन पर। उनकी बेटी थी अनंत नांगा और उनका एक बेटा भी था। तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, मगर बाद में अकबर ने खुद को इन लोगों के प्रभाव से मुक्त किया, जिस तरह से उसने बैरम खां के प्रभाव से खुद को मुक्त किया था। और हम देखते हैं 1562 में इसने दास प्रथा को खत्म किया भारत से। इसने जो है 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो लगता था उसे भी बंद किया, और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया अकबर ने कहा कि इन सब चीजों की वसूली बंद की जाए। तो इस तरह हम देखते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है आपको मालूम है? ये है आगरा। आप आगरा जाते हैं, वहां पर फतेहपुर सीकरी, वहीं पर है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा है। इसके बारे में भी कहानी है कि जब उसने गुजरात विजय की, उसके बाद उसके उपलक्ष्य में उस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। अब हम बात करें अकबर के साम्राज्य विस्तार की, कि उसने साम्राज्य विस्तार जो है वह कैसे किया। तो आप देख लीजिए, इसमें कुछ ऐसे तो उसका बहुत लंबा चौड़ा है मामला, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, जो डेट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, मैं वो यहाँ पे बताना चाहूंगी। अगर हम देखें तो अकबर ने सबसे पहला आक्रमण जो है 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर पे किया था। और इसमें जब उसने अटैक किया था स्टूडेंट, तो यहाँ पर औरतों ने अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया था। जौहर जो शब्द है, ये स्पेशली जो है राजपूत स्त्रियां होती थी, और जो भी उस महल में स्त्रियां होती थी स्टूडेंट, वो लोग जो है उनको डर होता था कि जो आक्रमण कर रहे हैं वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, इसलिए वो लोग जहर खा लेती थी। तो बाज बहादुर और रूपमती की समाधि अगर आप जाएं तो उज्जैन में आपको अभी भी मिल सकता है। बात करें 1561 में अकबर ने चुनार के किला को भी जीत लिया। 1564 में अकबर ने गोंडवाना के गंडकटंका राज्य को जीतकर उसकी राजधानी जबलपुर के पास चौरागढ़ थी, इसकी शासिका थी कौन? महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती। अकबर ने इसके बाद इसे भी जीत लिया स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं अकबर ने इसके बाद राजपुताने को जीतने का प्रयास किया, और इस सिलसिले में उसने जो अपनी पॉलिसी थोड़ी बदली स्टूडेंट। इसके में जो है उसने आमेर के साथ वैवाहिक संबंध बनाया। दो तरीका है, या तो आप क्या करें, आपने सुना होगा कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर सॉफ्ट पावर क्या है? जैसे आप किसी से युद्ध करें या युद्ध थोप दें। सॉफ्ट पावर क्या हुआ स्टूडेंट, कि किसी तरह से जो है हम बातचीत करके कामयाब हो जाएं, या कोई एक ऐसा रास्ता निकाले जिसमें रक्तपात ना हो, है ना, या फिर हम अपनी चीज़ों से उन्हें अट्रैक्ट करने, चाहे जो भी है। तो हम देखते हैं कि अकबर ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ये भी एक तरीका था राज्यों के साथ दोस्ती करने का, या फिर उन राज्यों को अपने अधीन करने का। आमेर के जो शासक थे भारमैल, उन्होंने, यह एक राजपूत राजा थे, इन्होंने ही स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और अपनी बेटी हरकाबाई की शादी जो है उन्होंने क्या किया, जो है हरकाबाई की शादी अकबर से करवा दी। कब करवा दी? जब 1562 में अकबर जो है कहाँ जा रहा था? अजमेर जा रहा था, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ज़ियारत करने के लिए, तब की बात है।
कई बार आपने देखा होगा जोधाबाई, जोधाबाई होता, जोधा तो जहांगीर की पत्नी का नाम था स्टूडेंट, हरखा नाम था इनका, हरखा बाई। कई बार फिल्म बनाने वाले बड़ा ही क्या कर देते हैं, उल्टा सीधा काम कर देते हैं, शायद उनको साउंड अच्छा लगता होगा सुनने में, इसीलिए उन्होंने जोधा कर दिया हो। अब हम बात करें 1567 में अकबर ने चित्तौड़ के किले का घेरा डाला। यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था उदय सिंह नाम था स्टूडेंट, और इन्होंने जो उनके सामंत थे उनका नाम था जयमल और फत्ता, इनको सौंप करके जंगल में चले गए। बाद में जयमल और फत्ता ने बहुत वीरता के साथ लड़ाई की। अकबर इनसे इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों लोगों की तस्वीरें जो मूर्ति है वो बनवा करके, हाथी पर सवार इनकी मूर्तियां बनवा के प्रतिमा को ये अपने आगरा के मुख्य द्वार पर स्थापित किया। और आपको एक चीज बता दें कि अकबर ने चित्तौड़ विजय के ही उपलक्ष्य में फतहनामा जो है जारी किया था। चित्तौड़ का किला माना जाता था कि अभेद है, लेकिन अकबर ने उसे जीत लिया था स्टूडेंट। और देखिए यही एक बड़े शासक की आप देखिए, उसने भले हरा दिया हो, है ना, मगर जयमाल और फत्ता की जो बहादुरी से थी उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनकी मूर्तियां प्रतिमाएं जो है अपने मुख्य द्वार पर लगाई। तो एक तरह से क्या है कि अगर सामने वाला विरोधी भी काबिल है और उसमें काबिलियत है या फिर वो बहादुर है तो प्रतिद्वंदी भी उसकी इज्जत करते हैं। तो ये एक अच्छा माना जाता है कि एक अच्छा तरीका है ये। हम देखते हैं 1572 ईस्वी में स्टूडेंट गुजरात पर आक्रमण किया अकबर ने, और इस पर आक्रमण करने का कारण था, आपको मालूम है कि ये क्या है, एक तरह से बहुत ही समृद्ध स्टेट है अपने खासकर व्यापार के लिए, और इसीलिए उसने किया। और इसके दौरान ही अकबर ने पहली बार क्या देखा था, समुद्र के दर्शन किए, और पहली बार यह पुर्तगाली व्यापारियों से भी इसने भेंट की। अकबर ने अपने गुजरात विजय के ही उपलक्ष्य में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया, जो कि बहुत बुलंद है। अगर आप देखें तो ये रहा बुलंद दरवाजा, देख लीजिए कितना भव्य है। तो ये इसी दरवाजे का उसने निर्माण करवाया था स्टूडेंट। चलिए इधर भी था ही। 1576 में दाऊद खान को पराजित किया, जो कि अंतिम अफगान शासक था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे पूछ दिया जाए। 1556 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। इसमें राणा सांगा जो थे अफगान सरदार हाकिम खान राणा की ओर से लड़े थे, और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा ने छावन यानी चावड़ को अपनी राजधानी बनाया और अकबर के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध इन्होंने जारी रखा था। अकबर ने 1581 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया, और उनकी जो एक कजन बहन थी, सौतेली बहन थी, उनको जो है काबुल का हाकिम नियुक्त किया। इनका नाम था बख्तुन्निसा। यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने काबुल के ऐतिहासिक नगरी में कदम रखा था। यह पहली बार हुआ था ऐसा। कंधार प्रांत भी सर्वप्रथम अकबर के समय ही 1595 में मुगलों के अधीन आ चुका था। तो काबुल, कंधार ये सब किसके अंतर्गत था, ये मुगलों के अधीन था। और मुगल कौन थे, भारत के शासक थे। तो इस तरह से देख लीजिए कि भारत की सीमाएं कहां तक फैली हुई हैं। 1581 ईस्वी में अकबर के शासनकाल का सर्वाधिक संकटपूर्ण वर्ष था। क्यों था ये मैं बताऊंगी क्यों था। तो ये सारी चीजें जो है इसके साम्राज्य विस्तार की आपने जान ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ क्या किया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया या फिर नॉर्थ पार्ट को ही क्या किया उसने जीता। इसके अलावा दक्षिण की भी विजय अकबर ने की। कौन कौन से महत्वपूर्ण विजय थी देख लीजिए। मूल रूप से इसकी नीति क्या थी, साम्राज्यवादी, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना। दक्षिण का सम्राट की इसने उपाधि धारण की थी, और दक्षिण के राज्यों में इसने खानादेश, अहमदनगर और असीरगढ़ इन तीनों को जीत लिया था। खानादेश एक प्रकार से दक्षिण का प्रवेश द्वार भी माना जाता था स्टूडेंट। अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया, और यहाँ पर जो शासक थे बाज बहादुर, उनकी बहादुर शाह, उनकी जो संरक्षिका थी चांदा बीबी से संधि कर लिया, और बरार का प्रदेश भी इनको मिला। इस युद्ध के दौरान मुगल सबसे पहली बार, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मुगल सबसे पहली बार मराठों के संपर्क में कब आए, तो यह कौन सा था, यह था अहमदनगर पर जब अधिकार करने की कोशिश कर रहे थे तभी। 1601 में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता, और कहा जाता है कि असीरगढ़ जो है वह सोने की कुंजियों से इसने उसके द्वार को खोला था स्टूडेंट। तो ये इसके दक्षिण की विजय थी।
अब ऐसा नहीं है कि अकबर जो महान है तो उसके समय क्या नहीं होगा, विद्रोह नहीं होगा। विद्रोह तो हमेशा, कितना भी अच्छा शासक हो या कुछ भी हो, विद्रोह तो होते रहते हैं ना। तो अकबर के समय के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह भी याद ही कर लीजिए आप लोग। अकबर के समय हम देखते हैं 1564 में उज़्बेकों ने विद्रोह कर दिया। ये अकबर के समय का क्या था, पहला विद्रोह था स्टूडेंट। 1586 में अफगान बलूचियों ने विद्रोह कर दिया, जो अफगान बलूची थे, और इसी दौरान बीरबल की मृत्यु भी हो गई थी। आपको मालूम है अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्न में एक बीरबल भी थे जिनका नाम था महेश दास। उनकी मृत्यु अफगान बलूचियों के विद्रोह को दबाने के दौरान ही हुई थी। 1599 में अकबर के खुद के बेटे, जिनको उन्होंने मन्नत मांग मांग के मांगा था, उन्होंने यानी सलीम ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र किया और विद्रोह कर दिया और अपने आप को इलाहाबाद में स्वतंत्र घोषित कर दिया। सलीम जो थे, इन्हीं के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल, जो कि मुझे लगता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है इस इतिहासकार या इस पर्सनालिटी की सबसे ज्यादा जिक्र होता है, उनकी हत्या कर दी थी। 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई स्टूडेंट। तो अब आप लोगों ने क्या क्या देख लिया, आप लोगों ने अकबर के प्रारंभिक जीवन को जान लिया, अकबर के साम्राज्य विस्तार यानी नॉर्दर्न पार्ट में उसने क्या किया, दक्षिण में क्या किया, विद्रोह क्या हुआ, ये सब चीज जान लिया। अब हम बात करते हैं कि उसकी पॉलिसीज क्या थी, वो क्यों इतना डिफरेंस मतलब अलग था अन्य शासकों से, मुगल शासकों से। तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि अकबर की राजपूत नीति जो थी दमन और समझौते की थी। पहले तो समझौता करना चाहता था, अगर पॉसिबल हुआ तो समझौता, नहीं हुआ तो उनको दमन किया जाएगा। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य था साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए, ज्यादातर प्राचीन काल में और मध्यकाल में भी जो भी राजा थे वो राजपूत थे, और वो एक तरह से इस सिस्टम को, यहाँ पर मुगल तो बाहर से आए थे, स्टैब्लिश हो रहे थे, लेकिन वो लोग पहले से यहाँ थे, इन सब चीज़ों को जान रहे थे। अकबर नहीं चाह रहा था कि उनसे उलझा जाए, अगर हो सके, बेहतर हो सके तो संबंध बनाया जाए, संपर्क बनाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व के साथ उनके साथ रहा जाए, उनका सहयोग जो है मुगल एम्पायर को मजबूत करने में लिया जाए। इसी कारण अकबर ने अपनी राजपूत पॉलिसी बहुत लचीली रखी। कैसे? इसमें एक चीज आप जानिए, वतन जागीर के माध्यम से। अकबर ने जो है राजपूत राजाओं को, बादशाह, जो भी बादशाह होता था, जैसे अकबर बादशाह है, जागीर तो इनको मिलती ही थी, जागीर के अलावा अपने पैतृक जागीर जो कि वतन जागीर कहलाता था स्टूडेंट, उस पर भी शासन करने का अधिकार दिया, जबकि राजपूतों के अलावा अमीरों को ऐसा मौका नहीं मिलता था। ये राजपूतों को इस संदर्भ में उसने छूट दी कि आपको तो जो जागीर दी जा रही है ठीक है, लेकिन इनकी पैतृक जागीर भी थी, क्योंकि एक जमाने से क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे जहां भी थे। इनको कहा कि आप उस पर भी अपना रूल करते रहिए, लेकिन ऐसी सुविधा और किसी को नहीं थी। इसके अलावा अकबर एकमात्र राजपूत राजा सूरज जन राय हाड़ा को, जो है रणथंभौर के थे, इनको तबवाड़ा, एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाने की छूट दी। अब अकबर ने अपनी राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया और उनके क्षेत्रों में शाही सिक्कों का प्रचलन करवाया। तो एक तरह से वो कंट्रोल भी करना चाह रहा और एक तरह से उनके साथ अच्छा संबंध भी रखना चाह रहा है। तो ये अकबर की राजपूत पॉलिसी थी। अब अकबर की धार्मिक नीति की सबसे ज्यादा क्या होती है, आलोचना भी होती है, प्रशंसा भी होती है, मगर ये आपका नजरिया है कि आपको कैसा लगता है, सुन लीजिए, है ना। अकबर की धार्मिक नीति जो थी, इसका मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक सहिष्णुता, यानी कि हम सभी लोगों के साथ क्या करें, मतलब अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें, शांति प्रिय वातावरण में रहें। और सुलह कुल की नीति, इसका मतलब है शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति, यानी कि सभी के सह अस्तित्व को बहुत मान्यता दी। अकबर के प्रारंभिक धार्मिक विचारों पर हम देखते हैं, उनके शिक्षक थे अब्दुल लतीफ, और सूफी विचारधारा का काफी प्रभाव था। जो सूफीज्म आपने जाना होगा कि इस्लाम में जो है एक सूफी पंथ है, वो हमेशा लिबरल्स माने जाते ज्यादातर स्टूडेंट, तो उनका बहुत प्रभाव था। अकबर के दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद करने के
और इन्हीं कारणों से हम देखते हैं कि अकबर जानना चाहता था, उसने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया, जिसको हम लोग प्रार्थना भवन कहते हैं। यहाँ पर प्रारंभ में तो उसने जो मुल्ले थे, उलेमा थे, उन लोगों को आमंत्रित किया और इस्लाम के बारे में जानना चाहा, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इनकी कोई एक राय हो ही नहीं रही है। तो फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ा और उसने 1578 में 1578 में इस इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। स्टूडेंट, सभी धर्म के लिए खोल दिया, यानी सभी धर्म के विद्वान इसमें थे। अकबर उनसे सब चीजें जानना चाहता था, तो उनको जानता भी था। तो इस तरह से एक धर्म संसद की उसने स्थापना की। ये एक इमेजिनरी फोटो है जिसमें अकबर को दिखाया जा रहा है कि वह किस तरह से चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। इबादत खाना में कई लोगों को आमंत्रित किया गया था, जैसे हिंदू धर्म से देवी और पुरुषोत्तम जी को, जैन धर्म से हरि विजय सूरी और जिनचंद्र सूरी को, पारसी धर्म से दस्तूर महारजी राणा, ईसाई धर्म से इकबाबीबा और मानसेरात, इन सभी को इस इबादत खाने में आप देखिए हर धर्म के, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, सभी के सभी आपको दिख रहे होंगे। अकबर ने 1583 में एक नए कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया। स्टूडेंट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण का जो खाका भी आपने देखा, जो मैंने बताया जहां इबादत खाना बना था, इसको डिजाइन किया था बहाउद्दीन ने तैयार किया था। अकबर के दरबार में 1580 में हम देखते हैं आने वाला प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व फादर इकबाबीबा ने किया। तो ये सारी चीजें उसके इबादत खाना से संबंधित हैं। अब दूसरी चीज हम जानेंगे महजर के बारे में। महजर क्या है? हम देखते हैं कि अकबर ने जितने भी धार्मिक मामले हैं उनमें जो है सबसे जो आखिरी राय है उसके लिए एक उसने जो है अपना क्या लिया स्टूडेंट, महजर निकाला। 1579 में इसको महजरनामा कहा जाता है स्टूडेंट, घोषणा की, जिसने उसे धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया। अब आखिरी डिसीजन धर्म के मामले में किसका होगा? अकबर का होगा। इसमें 5 उलामाओं और इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। महजर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल, इमाम आदिल की उपाधि ली और इस दस्तावेज में उसे अमीरुल मोमिनीन भी कहा गया। महजर नामक दस्तावेज जो है इसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था, जो कि अबू फजल के कौन थे? पिता थे। और इसकी प्रेरणा शेख मुबारक और उनके दोनों पुत्र अबू फजल और फैजी द्वारा दी गई थी। अकबर ने उलमाओं के विरोध को कम करने और राजतंत्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए महजर नामक सिद्धांत की घोषणा की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अकबर जो है, जो राशि ठाट बाट है, जो राजतंत्र है, उसको किसी भी तरह के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए और उलेमाओं के प्रभाव को सीमित करने के लिए महजर को लागू किया था। महजर इस तरह का मतलब समझिए कि अब कोई धार्मिक डिसीजन है तो उसमें भी किसका, जो एम्परर है, मुगल एम्परर अकबर है, उसका डिसीजन लास्ट होगा। इससे पहले नहीं था ऐसा। इससे पहले जो उलेमा वगैरह थे उनका प्रभाव रहता था। ये भी एक फोटो है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब जो लास्ट है हम देखते हैं स्टूडेंट, वह है दीन इलाही। आपको मालूम है कि अकबर ने एक धर्म चलाया। एक्चुअली धर्म नहीं था, अगर सही अर्थों में आप देखें तो इसने सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक धर्म चलाया। इसमें जो है हमें सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था और इसके प्रवर्तक की प्रेरणा उसे सुलह कुल या सार्वभौमिक सौहार्द से मिली थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान अबू फजल था और हिंदुओं में केवल महेश दास यानी कि बिरबल ने इसे स्वीकार किया था। इस नवीन धर्म में दीक्षा लेने के लिए इतवार यानी कि संडे का दिन जो है निश्चित होता था। इस दीक्षा के दौरान दीक्षित व्यक्ति को अकबर की प्रिय उद्घोषणा अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था। जेसुइट लेखक बारदोली ने दीन इलाही के बारे में कहा कि विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण था, जो अंशतः मोहम्मद के कुरान, ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ और एक हद तक ईसा मसीह के इंजील से लिया गया था। दीन इलाही कोई अलग धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों में जो लगभग सिमिलर चीजें हैं उनको कैलकुलेट करके एक जगह रखने की कोशिश की थी अकबर ने, और इसमें वो खुद ही प्रधान था, है ना। तो ये दीन इलाही की कुछ फोटो हैं। दीन इलाही में जो दीक्षित होते थे शिष्य, उनको 4 चरणों यानी चहारगना इखलास पूरा करना होता था, जिसमें उन्हें जमीन, संपत्ति, सम्मान और धन ये सभी अकबर के सामने समर्पित करने होते थे। दीन इलाही एक ऐसा संप्रदाय था जिसमें पारस्परिक संप्रदाय और सहयोग था, और इसकी असफलता का मुख्य कारण तत्कालीन रूढ़िवादी परिस्थितियां थी। बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको मोहब्बत की भाषा कभी समझ में आती ही नहीं है।
उनको हमेशा लगता है कि ये चीज़ें कैसे हो सकती, सभी धर्म की चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं, तो उन्होंने विद्रोह किया होगा। अबू फजल ने बादशाह, आपसे पूछ सकता है, अबू फजल ही था जिसने बादशाह अकबर में आग, हवा, पानी, भूमि, इन चारों तत्वों के समावेश की बात कही है, जिसमें उन्होंने योद्धाओं की तुलना अग्नि से, शिल्पकारों की तुलना व्यापारियों से, हवा से विद्वानों की और पानी से किसानों की तुलना की है। सूफी मत में आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया। वह शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था और उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम भी रखा था, जिसने बाद में क्या कर दिया, अकबर के खिलाफ में ही विद्रोह कर दिया था। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना चाहिए। अकबर ने बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुला में जैतपुर की जागीरदारी दी थी और इसने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी और जगत गुरु की और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। स्टूडेंट, अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर जी मेहर जी राणा के जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दी और उसी के प्रभाव के कारण ही उसने अपने 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करवाया। अकबर ने सिखों के 20वें गुरु अमरदास से भेंट की तथा उनकी पुत्री के नाम कई गांव दान दिए और अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन दी, जिसपे एक प्राकृतिक तालाब था और यहीं पर बाद में क्या होता है, अमृतसर नगर बसाया गया जहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें उसने, आप देखिए कि हर लोगों को, लगभग पारसी हों चाहे कोई भी धर्म से हो, चाहे सिख संप्रदाय से, उन सभी को इसने कुछ ना कुछ सम्मान जरूर दिया। अकबर ने झरोका दर्शन, तुलादान और पायबोज जैसी पारसी परंपराओं को भी अपने दरबार में आरंभ किया था। इसने कोशिश की कि सती प्रथा पर भी रोक लगाया जाए, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी इसके टाइम पे, और शराब की बिक्री पर रोक लगाया गया था। लड़के लड़की के मध्य के विवाह की आयु 16 और 14 वर्ष इसने निर्धारित की थी और इस महान शासक की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 में हो गई। ये सारी चीज़ें अकबर के बारे में हैं। ये आप देखिए, सिकंदरा है, अगर आप आगरा जाएं बड़ी अच्छी जगह है, जाइए देखिए इस तरह की चीज़ों को। और ये सिकंदरा में अकबर का यहाँ पर मकबरा है। तो आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है और नेक्स्ट क्लास में अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि उसने क्या आर्थिक रूप से जो है लगान वगैरह की व्यवस्था में क्या उसने बदलाव किया, सैनिक वगैरह के मामले में उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया है ना, सेना उना में, तो इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे स्टूडेंट। तो वो लास्ट में होगी, लेकिन इसके बाद जो आपकी क्लास होने वाली है उसमें आप लोग बने रहेंगे, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।